लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रखा 59,019 करोड़ रुपए का बजट। राजस्व मद के लिए 17,399 करोड़ का प्रावधान। देहरादून में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का लाभार्थी सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्पवती धामी ने किया लाभार्थियों से संवाद। पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बताया प्रतिबद्ध। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। एक दिवसीय दौरे पर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 8 अगस्त को करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी में मानसून फिर हुआ सक्रिय। लखनऊ समेत कई जिलों में रात भर से हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,019 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुपूरक बजट सदन में रखा। इसमें राजस्व मद के लिए 17,399 करोड़ 50 लाख और पूंजीगत व्यय के लिए 41,620 करोड़ 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया, लेकिन शोर शराबे के बीच बजट सदन में पेश कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। 59,019 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। बंपर बजट, उम्मीद से ज्यादा बजट नजर आ रहा है। पवन, बिल्कुल देखिए कविता, योगी सरकार ने यह जो अनुपूरक बजट पेश किया है, कुल बजट करीब 59,19,5054 है जी। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जब योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया था उसमें बहुत सारे ऐसे थे कि जो बहुत सारे जो कार्य थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन कार्यों को लेकर के जो पैसे का बजट था वो कम होने लगा, जिसकी वजह से बजट पारित करने के लिए यहाँ सदन बुलाया गया और सदन में बजट पारित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो बजट है, इस बार का बजट जो पूंजीगत है वो 41,620.4 करोड़ बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए है। राजस्व व्यय के लिए 17,399 करोड़ है और उद्योग क्षेत्र भारी और मध्यम उद्योग के लिए 22,107.88 करोड़ का है और वहीं ग्रामीण विकास के लिए 17,942, विद्युत क्षेत्र के लिए 7,422 और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,025 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सरकार चूंकि अब इलेक्शन के मूड में जाने वाली है, चूंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश के 10 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए जितने भी विकास हुए हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो जनता के बीच में जाएगी और सरकार को पूरी तरह से जवाब देना होगा कि आखिरकार हम 2017 से लेके इन 10 सालों के बीच में सरकार ने जनता को क्या दिया है। क्योंकि सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों जगह भाजपा सरकार होने के नाते जितने भी इनके योजनाएं थी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उत्तर प्रदेश सरकार की हो, सभी के योजनाओं का जो कार्य है वो पूरा होने वाला है या पूरा होने की स्थिति में। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और ये जितने भी इनके कार्य इस समय जमीन पर हैं फाइनल टच में है। हालांकि बजट पेश होने के बाद पूरी तरह से माहौल गरमा गया। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ हंगामा कर दिया, नारेबाजी किया और हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पटल पर रखा और कुल मिलाकर सदन में अब इसकी चर्चा होगी। विपक्ष चूंकि वित्तीय प्रबंधन को लेकर के बहुत सारे कटाक्ष कर रही, बहुत सारे मुद्दे उठा रही है, वैसे सदन में जाने के पहले ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया था कि सरकार करीब जो बजट है उसका 30 से 40% जो बजट उसको खर्च ही नहीं कर पाई है। इसमें अनुपूरक बजट लाने का प्राविधान क्या है कि पहले तो पुराना बजट खर्च किया जाए, लेकिन जो सरकार होती है उसको प्लानिंग पता होता है, हमको पब्लिक के बीच में जाना, किस तरह से खर्च करना, हमको क्या कार्यक्रम और क्या हमको योजनाएं लानी है, उन योजनाओं के हिसाब से काम करती है। क्योंकि पिछले 2017 से लगातार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज है और धरातल पर बहुत सारे कार्य, बहुत सारी योजनाएं फलीभूत हो रही है, चल रही है और अब 2027 में विधानसभा चुनाव में जाना है। ऐसे में अनुपूरक बजट जिस तरह से पारित हुआ है वो सरकार
पूरी तरह से समझ पा रही है कि किस तरह से हमें काम करना है। बिल्कुल पवन, और इसने ही बजट पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया, लेकिन शोर शराबे के बीच बता दें कि बजट सदन में पेश हो गया। बहुत ही शुक्रिया आपका पवन, जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर के लाभार्थी सम्मेलन में योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है। डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक और बता दें कि रोजगार शिक्षा मिल सके। समान नागरिक संहिता महिलाओं के अधिकार, सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, स्वरोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरसिंह पीठाधीश्वर और सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वामी रसिक महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी से उन्होंने जनहित, प्रदेश हित और धार्मिक महत्व के जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। स्वामी रसिक महाराज ने आगामी अर्ध कुंभ मेले को देखते हुए रायवाला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाट निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिससे हरिद्वार में यातायात का दबाव कम हो सके। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांड गांव क्षेत्र की शराब दुकान को प्रतीत नगर स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, वेतन वृद्धि और राज्य सेनानी का दर्जा दिया जाए। स्वामी रसिक महाराज ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में संतों को प्रतिनिधित्व और जिला योजना समितियों में समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का सुझाव भी दिया। ये मांग हमारी आज से नहीं है। मेरे जो पूज्य दादा गुरु थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, ये मांग उन्होंने 1972 में सरकार के आगे रखी। उसके बाद हमारे गुरुजी थे शंकराचार्य प्रभुलिंग स्वामी माधवासन जी महाराज, वो ज्योतिर्मठ से ही आते थे, उत्तराखंडी पहाड़ी मूल के महात्मा थे। उन्होंने भी ये मांग सरकार के आगे रखी। आदरणीय वहीं प्रयागराज में 8 अगस्त को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों के साथ बड़ा संवाद करेंगे। केपी कॉलेज मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख छात्रों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आयोजन के लिए विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है और छात्रों के लिए चाय, पानी, भोजन और ई रिक्शा जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छात्रों से पंजीकरण कराने की अपील की है। इसे युवाओं से जुड़ने की कांग्रेस की बड़ी पहल माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब तक मूल बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाई है। शिवपाल ने कहा कि अनुपूरक बजट सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश है। उन्होंने रामलला चढ़ावा विवाद का भी जिक्र करते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की है। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश को अनुपूरक बजट नहीं बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन की जरूरत है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एनएसवाई ने 4 अगस्त को बिहार में महा आंदोलन का ऐलान किया है। बता दें कि संगठन पेपर लीक, भर्ती घोटालों और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेगा। देश भर में भी आंदोलन की तैयारी है। तो बता दें कि देश भर में भी आंदोलन की तैयारी एनएसयूआई की है। तो बता दें कि बड़ा आंदोलन एनएसयूआई करेगा। 4 अगस्त को एनएसयूआई का बड़ा आंदोलन होगा। बता दें कि बिहार में महा आंदोलन का एनएसयूआई ने ऐलान कर दिया है। संगठन पेपर लीक, भर्ती घोटालों और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में यह बड़ा प्रदर्शन करेगा एनएसयूआई। देश भर में भी आंदोलन की तैयारी जो है वो तेज हो गई है।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी है। कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से करने की रणनीति बनाई है। पार्टी की प्रस्तावित रैली 8 अगस्त को होगी। रैली के लिए हल्द्वानी पहली पसंद मानी जा रही है। हालांकि उधम सिंह नगर को भी विकल्प के रूप में रखा गया है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि रैली पर अंतिम फैसला दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन विस्तार, विधानसभा वार प्रभारियों की नियुक्ति, स्टार प्रचारकों की सूची, घोषणा पत्र समिति के गठन और 2 से 3 महीने की चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। हल्द्वानी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं। और इधर से उधम सिंह नगर से जो हमारे जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। वहीं सनातन धर्म को लेकर दिए गए कथित बयान पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के महंत और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों का संत समाज पुरजोर विरोध करेगा। सनातन धर्म करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसका अपमान करने वालों को देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। महंत रविंद्र पुरी ने राजनीतिक दलों और लोगों से सनातन के सम्मान में एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। बिल्कुल, पप्पू यादव मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद। इन दोनों व्यक्तियों ने सनातन का अपमान किया है। आपने देखा होगा पप्पू यादव ने पार्लियामेंट के सामने बैठ करके भगवा पहन करके भीख मांग रहे थे। इसीलिए सभी संत दुखी है, सभी संतों में रोष उत्पन्न हो चुका है। ये सनातनी नहीं है, ये बिल्कुल कालनेमी है। इसीलिए संतों का प्रयास है, जहां भी ये मिलेगा इसका मुंह काला किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जनसुनवाई में 16 आवेदन आए, जिसमें से 9 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि 7 शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दिया गया। जनसुनवाई में अतिक्रमण, अवैध खनन, पेंशन और भूमि विवाद से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें आई। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ करने के भी निर्देश दिए। वहीं नैनीताल में ताकुला के महर्षि विद्या मंदिर में 3 दिवसीय इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षकों के शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल को विकसित कर आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से प्रशिक्षित करना कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जीवन गोस्वामी शंकर सिंह और भोला दत्त जोशी ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। वक्ताओं ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व विकास और शिक्षक की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। प्रशिक्षण में प्रभावी कक्षा प्रबंधन, नवाचार आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर गतिविधि आधारित सत्र भी आयोजित किए गए। वहीं विद्यालय के प्राचार्य निर्मल पांडे ने अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और अब बात मौसम की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में रात भर से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट और 72 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, बाराबंकी और कई शहरों में जल भराव की स्थिति बन गई है। पहाड़ों में बारिश के कारण गंगा, घाघरा और शारदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं ललितपुर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन बता दें कि सफल रहा। तालबेहट क्षेत्र में सुबह हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश समेत 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई कोतवाली, तालबेहट, पुराकला थाना और
एसआईजी की संयुक्त टीम ने की। पुलिस ने सभी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमा अपराध संख्या 832/26 की वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी इंद्रपाल उर्फ इंदल यादव निवासी सिद्धनपुरा थाना कोतवाली, दीपक यादव निवासी बंदरगुड़ा थाना जाखलौन व पुष्पराज सेंगर उर्फ राज राजा निवासी रामनगर थाना कोतवाली को कोतवाली पुलिस तालबेहट पूरा कला व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ में तालबेहट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में लंबे समय से दहशत फैला रहा आदमखोर तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद ही हो गया। बिलराया वन रेंज के मुर्तिहा गांव में वन विभाग ने ग्रामीणों की मांग पर पिंजरा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की कार्रवाई की सराहना की है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और वन्य जीव दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।